नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे भारी भरकम और शक्तिशाली विचारों को डिकोड करने जा रहे हैं जिन्होंने सच में हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखी है। हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, औपनिवेशिक शासन की और सबसे अहम, हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद का असल मतलब क्या होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि भारत में इसका उदय किन कारणों से हुआ, जैसे कि कानूनी एकता और यातायात के साधनों का विकास। और हाँ, हम औपनिवेशवाद की उस गहरी अवधारणा को भी समझेंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सा लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल परिदृश्य जहां सैकड़ों अलग अलग भाषाएं बोली जाती हों, अनगिनत धर्म हो और जो छोटे छोटे आत्मनिर्भर राज्यों में बटा हो, वो अचानक एक ही झंडे के नीचे एक संयुक्त राष्ट्र कैसे बन गया। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है ना। और इसी ऐतिहासिक पहेली का जो जवाब है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए इस अमूर्त विचार को थोड़ा आसान बनाते हैं। एक कहानी की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक आजाद नगर नाम का बहुत बड़ा गांव है। वहां अलग अलग विचारों वाले लोग रहते हैं जिनके बीच अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन अचानक गांव पर कोई बाहरी हमलावर कब्जा करने आ जाता है। तब क्या होगा? बिल्कुल, गांव के सारे लोग अपने आपसी मतभेद पल भर में भुला देंगे और एक साथ खड़े हो जाएंगे। उस वक्त सबके दिल में बस एक ही बात होगी कि भाई, ये हमारी साझा जमीन है और हमें इसे हर हाल में बचाना है। यही जो एक होने का एहसास है ना, यही राष्ट्रवाद की पहली सीढ़ी है। उस गांव की कहानी से अब हम इसके किताबी अर्थ की ओर आते हैं। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म शब्द पहली बार 1798 में आदम विशॉट ने इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे सबसे सटीक तरीके से विद्वान हांस कोन ने समझाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट, जहां एक इंसान की सबसे बड़ी वफादारी किसी और चीज से पहले अपने राष्ट्र राज्य के प्रति होती है। मतलब ये सीधे तौर पर दिमाग और दिल का एक गहरा कनेक्शन है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और राष्ट्रवाद के भी दो प्रमुख चेहरे सामने आए। पहला है रूढ़िवादी राष्ट्रवाद। इसका पूरा फोकस अपनी पुरानी परंपराओं और इतिहास को बचाने पर होता है। ये देशभक्ति से भरा तो है, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा है। ये बहुत उग्र हो सकता है, जहां लोग दूसरों को खुद से नीचा समझने लगते हैं। इसके ठीक उलट है उदारवादी राष्ट्रवाद। ये वाला रूप अपने देश के विकास पर तो ध्यान देता ही है, लेकिन साथ ही दुनिया के बाकी देशों के प्रति भी सम्मान और सहिष्णुता रखता है। आसान शब्दों में कहें तो ये जियो और जीने दो की नीति पर चलता है। विश्व स्तर पर इस विचार के कुछ और रूप भी देखे गए हैं, जैसे जनवादी राष्ट्रवाद, जो मानता है कि असली ताकत आम जनता के हाथों में है। फिर आता है सर्वाधिकारवादी नजरिया, जो कि काफी खतरनाक है। ये मानता है कि राज्य ही सब कुछ है और इंसान की अपनी कोई कीमत नहीं। तानाशाह अक्सर इसी का इस्तेमाल करते हैं। और अंत में एक मार्क्सवादी नजरिया भी है। इनका मानना है कि राष्ट्रवाद दरअसल कुछ नहीं, बस अमीर पूंजीपतियों का फैलाया हुआ एक छलावा है, ताकि वे दुनिया भर के गरीब मजदूरों को आपस में बांटकर उनका फायदा उठा सकें। भाग 1, भारतीय संदर्भ, सूक्ष्म से वृहद की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत की स्थिति को समझते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले का जो भारत था, वो असल में छोटे छोटे आत्मनिर्भर ग्रामीण गणराज्यों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क था। और सच कहूं तो इतनी भारी विविधता देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत को बहुत कमतर आंका। सर जॉन स्ट्रेची नाम के एक अधिकारी ने तो बड़े ही अहंकार के साथ यहां तक कह दिया था कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक नाम है और ये कभी एक राष्ट्र बन ही नहीं सकता। उनको लगता था कि इतनी अलग अलग पहचान वाले लोग कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। लेकिन अंग्रेजों की इस सोच के बिल्कुल विपरीत जो गहराई से देखने वाले इतिहासकार थे, उन्होंने एक अलग ही सच्चाई ढूंढ निकाली। वी.ए. स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने भारत की उस छिपी हुई सांस्कृतिक आत्मा को पहचाना जिसे अंग्रेज देख नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी अनेकता में एकता है। मतलब ऊपर से हम भले ही कितने भी अलग क्यों ना दिखें, लेकिन अंदर से पूरा समाज एक ही सांस्कृतिक धागे से मजबूती से जुड़ा हुआ था। अब आती है इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना, मतलब एक तरह का मजाक ही कह लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सबसे बड़े कारण खुद अंग्रेजों की नीतियां ही बनी। कैसे? देखिए,
उन्होंने अपने फायदे के लिए पूरे देश में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू की। फिर अपनी सेना और माल ढोने के लिए रेलवे और टेलीग्राफ का जाल बिछाया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? अचानक से पूरे देश की दूरियां मिट गईं। लोग आसानी से यात्रा करने लगे, विचार साझा होने लगे। यातायात के इन साधनों और नई शिक्षा व्यवस्था के कारण ही वकीलों और डॉक्टरों का एक नया मध्यम वर्ग उभरकर सामने आया, जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई की कमान संभाली। हालांकि सिर्फ ट्रेन और टेलीग्राफ से ही बात नहीं बनने वाली थी। लोगों के अंदर एक गहरी मनोवैज्ञानिक तैयारी की भी जरूरत थी, और ये काम किया हमारे समाज सुधारकों ने। राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों ने समाज की कुरीतियों पर चोट की और भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। इस आंतरिक जागृति ने लोगों में एक नया आत्मसम्मान भर दिया। उन्हें यह एहसास हो गया कि भाई, अगर हम अपने समाज की बुराइयों को सुधार सकते हैं तो बाहरी राजनीतिक ताकतों को भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। और हाँ, सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि उस समय पूरी दुनिया में बदलाव की हवा चल रही थी। संचार के नए साधनों से भारतीयों तक खबरें पहुंच रही थीं कि कैसे फ्रांस की जनता ने राजाओं को सत्ता से हटा दिया है, कैसे इटली और यूनान ने अपनी आज़ादी छीन ली है और कैसे आयरलैंड लगातार अंग्रेजों से लोहा ले रहा है। इन वैश्विक घटनाओं ने भारतीय नागरिकों के मन में ये पक्का विश्वास जगा दिया कि दुनिया का कोई भी साम्राज्य, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अजेय नहीं है, उसे हराया जा सकता है। इसके बाद कुछ ऐसे प्रशासनिक फैसले हुए जिन्होंने सच में आग में घी डालने का काम किया। एक तरफ था लॉर्ड लिटन, जिसने भारतीयों को सिविल सेवा से दूर रखने के लिए परीक्षा की उम्र घटाकर महज 19 साल कर दी। ये एक घोर दमनकारी कदम था। वहीं दूसरी तरफ उसके बाद आए लॉर्ड रिपन ने 1883 में एक इल्बर्ट बिल पेश किया। इस बिल का मकसद भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई करने का समान अधिकार देना था। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। जैसे ही ये इल्बर्ट बिल आया, भारत में रहने वाले सारे यूरोपीय गोरे एक हो गए। उन्होंने एक सुर में इस समान न्याय का भारी विरोध किया और अंततः सरकार को बिल बदलने पर मजबूर कर दिया। अब इस घटना ने भारतीयों की आंखें पूरी तरह खोल दी। उन्होंने देखा कि कैसे मुट्ठी भर यूरोपीय एकजुट होकर सरकार को झुका सकते हैं, और यहीं से भारतीयों ने संगठित राजनीतिक कार्रवाई की ताकत सीखी, जिसका सीधा परिणाम था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। खैर, ये नया राष्ट्र आकार तो ले रहा था, लेकिन इसके रास्ते में कई गंभीर रुकावटें थीं। और सच कहूं तो सबसे बड़े खतरे बाहरी नहीं बल्कि हमारे अपने ही समाज के अंदर थे। अज्ञानता और अशिक्षा सबसे बड़ी दीवार थी, क्योंकि देखिए, जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा, वो व्यापक राष्ट्रीय हित के बजाय सिर्फ अपने छोटे से स्वार्थ के बारे में ही सोचेगा। इसके अलावा सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी बीमारियां लगातार इस नई एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और आर्थिक सुधारों से ही मुमकिन था। भाग 2, उपनिवेशवाद, कब्जे में लिया गया घर। चलिए अब हम तस्वीर के दूसरे पहलू पर आते हैं। उपनिवेशवाद आखिर काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प सी उपमा लेते हैं। घर पर कब्जे की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक अजनबी आपके घर आता है और कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा व्यापार करना है। धीरे धीरे वो एक कमरे पर कब्जा कर लेता है, फिर वो पूरे घर की चाबियां अपने हाथ में ले लेता है और अंत में उस घर का सारा पैसा, सारा राशन, सब कुछ अपने दूर बैठे परिवार को भेजने लगता है। और घर के असली मालिकों को, उन्हें उन्हीं के घर में नौकर बना दिया जाता है। उपनिवेशवाद बिल्कुल यही है, बस ये एक घर के बजाय एक पूरे देश के साथ होता है। अगर हम इसे अकादमिक या किताबी भाषा में कहें तो उपनिवेशवाद एक शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर क्षेत्र पर पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण कर लेना है। विचारक J.A. हॉब्सन ने इसकी बहुत तीखी आलोचना की है। उन्होंने एक बहुत पते की बात कही कि कोई भी देश कभी सीधे ये नहीं कहता कि वो आपको लूटने आया है। इसके बजाय वे हमेशा ये झूठा मुखौटा पहनते हैं कि वे तो बड़े महान हैं और असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के मिशन पर आए हैं। कितनी अजीब बात है ना। तो फिर इन साम्राज्यों की असल प्रेरणा क्या थी? इसके पीछे मुख्य रूप से काम कर रही थी 3G नीति, यानी गोल्ड, सोने और धन की लालसा, ग्लोरी, साम्राज्य की शान और दबदबा बढ़ाना, और गॉड, धर्म का प्रचार। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा आर्थिक कारण था वो थी यूरोप की औद्योगिक क्रांति। उनकी नई नई फैक्ट्रियों का पेट भरने के लिए उन्हें अथाह कच्चा माल चाहिए था, और फिर जब माल बनकर तैयार हो जाए तो उसे बेचने के लिए एक ऐसा बाजार चाहिए था जो उनका कोई विरोध ना कर सके। प्रगति के उस मुखौटे के पीछे असल में ये पूरा का पूरा औद्योगिक लालच का खेल था।
तो दोस्तों, हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आज हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद ने बिखरे हुए लोगों को एक धागे में पिरोया और कैसे उपनिवेशवाद ने एक ही घर को लूटने का काम किया। हमने ये भी समझा कि अज्ञानता और अशिक्षा ही वो सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसने बाहरी ताकतों को फायदा उठाने का मौका दिया। तो आज सोचने वाली बात यह है, क्या आज की इस आधुनिक दुनिया में भी ज्ञान और सही शिक्षा ही हमें बांटने वाली नीतियों से बचाने का सबसे बड़ा और अंतिम हथियार है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ज्ञान हासिल करते रहिए और सतर्क रहिए।